हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन मंथन। आज की क्लास 9th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी खाद्य संसाधनों में सुधार। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। कोई भी डाउट हो तो बताना, मैं उस डाउट को दोबारा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं वो पहली बात हमें उसका रिसोर्सेज क्या है पहले ये समझना चाहिए। फूड हमें दो रिसोर्सेज से मिलते हैं, है ना। एक रिसोर्सेज हमारी होती है क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप से यानी जब हम खेती करते हैं, खेतों से जो हमें मिलते हैं, अनाज मिलता है, दालें मिलती हैं, उनको हम खाते हैं एज अ फूड। दूसरा, फूड का मेन रिसोर्सेज क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एनिमल हस्बेंड्री है क्या? एनिमल हस्बेंड्री मतलब ऐसे फूड्स जो हमें, जैसे एग है, फिशेस है, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, मीट हो गया, वो इसमें वो सब आते हैं, है ना। एग वगैरह आते हैं। क्रॉप्स में वो चीजें आ गई जैसे अनाज, दालें, है ना, ये सब चीजें हमारी क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक मिनट, देखो, अब तुम खाना जो खा रहे हो, है ना, क्यों खा रहे हो तुम? उसकी नीड क्यों है? क्योंकि हमें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और जैसे हमें चोट भी लग रही है तो मैं टिश्यूज को, नए टिश्यूज का बनना, या मैं अभी चल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, उसके लिए जो भी एनर्जी मुझे फूड से मिलती है ना। फूड दो तरीके से होते हैं। क्रॉप्स जो खेती बाड़ी करके हमें फ्रूट मिलते हैं, है ना। क्रॉप से हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं फ्रूट मिलते हैं, है ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो भी पल्सेस होती हैं, और हमारे जो अनाज होते हैं वो सारे क्रॉप से मिलते हैं। ठीक है, अब हमें इम्प्रूवमेंट करना है, क्यों है? देखो, समय के साथ साथ जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पहले सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन पे कौन सा देश था? क्या? फ्रूट। देखो, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना था, पर आज के समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? इंडिया। इसका मतलब क्या है? जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, अब एग्रीकल्चर करने वाले थोड़े से लोग हैं, है ना। आज के जमाने में देखा जाए तो एग्रीकल्चर बहुत कम लोग ही करते हैं। मोस्टली लोग अब एग्रीकल्चर की तरफ से हट रहे हैं। तो हमें इम्प्रूवमेंट इसलिए चाहिए फूड में, ताकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन का जो है उनकी डिमांड्स को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, यील्डिंग ज्यादा हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो। ज्यादा प्रोडक्शन होने से क्या होगा? ज्यादा पॉपुलेशन है, उनका उनकी जो डिमांड्स है ना कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें फूड इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। और इम्प्रूवमेंट ना 3 तरीके से हो सकता है। पहला, हम उसकी वैरायटी को बढ़ाएं। क्या करें? हम फूड की वैरायटी को बढ़ाएं। दूसरा, यील्डिंग को बढ़ाएं। तो देखो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पहला हम कर सकते हैं, जो भी हमारे फूड रिसोर्सेज हैं, में इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं? देखो, पहला है हमारा कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, ताकि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनके डिमांड्स को हम कंप्लीट कर सके। ठीक है, उसके अलावा जो क्रॉप्स है उनकी क्या हो? वैरायटी हो बहुत सारी। देखो, जैसे ही मान लो कोई टमाटर है ना, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ऐसा करें कि ऐसे टमाटर लाए मार्केट में तो जल्दी खराब ना हो, है ना, क्योंकि टमाटो को उगने में टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करना है, सबसे पहला है एग्रीकल्चर, है ना। हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे ताकि हम अपने फूड रिसोर्सेज को बढ़ा सके। ठीक है, तो उस एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दो स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है हाइब्रिडेशन, मतलब बीजों का क्रॉसिंग कराना आपस में। ठीक है, दूसरा होता है जीन्स मॉडिफिकेशन, यानी जो बीज हैं उनके जीन्स में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना कि वो अच्छी यील्डिंग दे, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे। ठीक है, लिखो मत, अभी कह रही, रुक जाओ।
एनसीईआरटी निकाल लो अपनी। ये देखो तुम्हारे में हेडिंग दे रखी है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की। कैसे इंप्रूवमेंट करे क्रॉप में, है ना। सो कैसे हम क्रॉप में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, HIV सीड्स का यूज करके, है ना। HYV हाई यील्डिंग सीड्स, हाँ हाँ HIV भी होता है और एक HYV भी होता है, ठीक है। देखो ये जो क्रॉप में इंप्रूवमेंट की जो थॉट है ना, ये जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तब से ही माइंड में थी, हमारे जो भी लीडर्स थे उनके माइंड में थी। तो हमारी बुक में 1916 में SV स्वामीनाथन नाम के जो लीडर थे हमारे, उन्होंने क्या करा था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे, जिसे बोलते हैं हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति के अंदर क्या किया गया था, हरित क्रांति के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा गेहूं का और चावल का, उसको बढ़ाने के लिए किसानों को HIV सीड्स का यूज करने के लिए बोला गया है कि आप अच्छे से HIV सीड्स का उपयोग करो, है ना। उनको अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे दूरदृष्टि चैनल होता है ना, वहां पे उनको बताया गया कि कैसे आप अपनी क्रॉप को, फसल को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। हार्वेस्टिंग यानी सिंचाई के अलग तरीके बताए गए उन्हें। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, 1960s में आया था, और SV स्वामीनाथन नाम के लीडर थे, वो लेके आए थे, जिसमें क्या कहा गया था, HIV सीड्स का उपयोग करने को कहा गया था। हाई यील्डिंग जो फूड्स, हाई यील्डिंग जो बीट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे सीड्स का उपयोग करने को कहा गया था, ठीक है। उसके बाद अब प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए 1917 में ब्लू रेवोल्यूशन भी आया, व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड था हमारी क्रॉप से, और व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशन आए जिससे हमारे फूड में जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप से, व्हाइट रेवोल्यूशन किस लिए आया, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। सिल्वर रेवोल्यूशन भी आए जिसमें एग के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। ऐसे करके बहुत सारे रेवोल्यूशन आए ताकि जो फूड है उसकी वेराइटी है, प्रोडक्शन है, उसको अच्छे से बढ़ाया जाए। एक हमारा ब्लू रेवोल्यूशन था, वो भी 1970 के आसपास आया था। उसके अंदर क्या किया गया था कि जो फिश प्रोडक्शन है उसको कहा गया कि आप एज अ ऑक्यूपेशन आप उसको अपनाओ। जैसे तुम देखते हो जो महाराष्ट्र में लोग होते हैं वो ज्यादातर करते हैं ना, फिश का प्रोडक्शन, फिश को एज अ ऑक्यूपेशन पालते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा काम की तरह से पालते हैं फिशों को, है ना। उसको बहुत बड़ा एक पूरा काम फैला पड़ा है पूरा महाराष्ट्र की तरफ। अगर जो हमारे समुद्री इलाके वहां पे जाके देखो तो, हाँ, तो उनको कहा गया था कि आप फिश को ऐसा नॉर्मली मत पालो, एज अ ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसा काम की तरह भी उसको पालो ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। ये थोड़े से रेवोल्यूशन थे, बताना जरूरी था, ठीक है। पहले ना क्रॉप के 3 तरह के टाइप होती है। एक हमारी होती है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ठीक है। जो रबी फसल होती है, रबी से तुम याद रखना, रबी फसल यानी खरीफ, है ना। देखो जो खरीफ फसल होती है ना, वो कब उगाई जाती है, नहीं बरसात में, रेनी सीजन में। रेन के जो सीजन होता है ना, रेनी सीजन में उगाई जाती है ना। अभी जैसे अभी के टाइम बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाएगी, खरीफ फसल। रबी फसल कब उगाई जाती है, विंटर में, विंटर सीजन में। उसके बाद आती है जायद, वो कब उगाई जाती है, वो उगाई जाती है तुम्हारी समर सीजन में, ठीक है। अब विंटर में तुम कौन कौन सी चीजें खाते हो, विंटर में ज्यादा तुम सरसों देखते हो, है ना, ज्यादा तुम साग वगैरह देखते हो, कब देखते हो, विंटर में। तो वैसी फसलें कब उगाई जाती है, विंटर में। अब गर्मियों में तुम खीरा खाते हो, तरबूज खाते हो, ये सब कब उगाया जाता है, जायद की फसल होती है। खीरा, तरबूज,
ये सब क्या है जायद के। खरीफ फसल क्या होती है, खरीफ फसल में हमारा आता है ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सब किस में आता है, खरीफ फसल में। हिंट के तुम याद कर सकते हो जो रबी फसल है, आर से रवि, आर से रजाई, रजाई कब निकालते हो, ठंड में, तो आर से याद रखना ना, से रजाई मतलब विंटर में, ठीक है, थोड़ा याद रहेगा। खरीफ ये जायद, जैद, जैद होती है शायद, जैद होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके बारे में तुमने 8th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो पहले ना क्रॉप के टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कि क्रॉप में इंप्रूवमेंट कैसे करें। देखो जब हम फसल करते हैं वो 3 टाइप की होती है। पहले हमारी होती है मिक्स क्रॉपिंग। अब ये मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या है कि मान लो ये एक फार्म है, ठीक है, फार्म में यहाँ पे कोई और फसल उगा रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे कोई और फसल उगा रहे हैं, है ना, ये हमारी हो गई मिक्स क्रॉपिंग, है ना। और उसके बाद आती है हमारी इंटर क्रॉपिंग। टाइप ऑफ क्रॉपिंग देखो दे रखा हो तुम्हारी बुक में, दे रखा है, पता नहीं क्या नहीं है। मिक्स क्रॉपिंग, इसके बाद तुम्हारी होती है देखो इंटर क्रॉपिंग, है ना, सपोर्ट कर। और तीसरा है तुम्हारा किसका, ये देखो एक तुम्हारी ऐसी होगी कि यहाँ पे एक फसल उगा ली, एक यहाँ पे उगा ली, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक फसल ऐसे लाइन में उगा ली, है ना, और दूसरी उगा ली ऐसे, मतलब एक लाइन में दूसरी फसल, एक लाइन में दूसरी फसल, ऐसे क्यों करते हैं, तो ऐसे करने से क्या होता है, मान लो इस फसल के एक प्लांट में कीड़े लग गए, तो क्या होगा कि ये लाइन ही खराब होगी फसल की, बाकी दूसरी लाइन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये डाउट है, क्लियर है। अब इसके बेनिफिट्स, अगला है तुम्हारा, अब देखो इंटरक्रॉपिंग समझ आया, मिक्स क्रॉपिंग समझ आया। अब देखो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है, मान लो कि जैसे मैंने इस साल ना एक फसल उगाई, वो ना जमीन से ज्यादा नाइट्रोजन लेती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरी सॉइल में, इधर देख वरुण, मान ले मैंने इस बार कोई फसल उगाई, है ना, इधर देख, मान ले मैंने इस साल कोई फसल उगाई, उसमें क्या है, वो फसल ना जमीन से ज्यादा नाइट्रोजन ले रही है, ठीक है, तुम अगले साल ऐसी फसल उगाओगे जिसको नाइट्रोजन कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। या फिर, है ना, मान लो मैंने इस साल फसल उगाई, उसमें क्या है, वो पोटेशियम ज्यादा जमीन से ले रही है, ठीक है, तो अगले साल मैं क्या करूंगी, ऐसी फसल उगाऊंगी। क्रॉप रोटेशन बता रही हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक फार्मर हूँ, चिराग इधर देख, मान लो मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, मैंने एक फसल उगाई जिसमें क्या, अरे क्या, मैंने एक फसल उगाई, उसमें ना क्या कर रही फसल ना जमीन से ज्यादा पोटेशियम ले रही है, ठीक है, अब क्या होगा, मेरी जो जमीन होगी उसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी, है ना, तो मेरी जमीन पोटेशियम की मात्रा कम हो गई, अब मैं अगले साल ऐसी फसल उगाऊंगी जिसमें पोटेशियम कम मात्रा में चाहिए होता है ना, तो इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्यों, पता क्या होता है, जब किसान फार्मिंग करते हैं ना, तो मान लो इस साल उन्होंने फार्मिंग कर ली, तो उस जमीन से जितना न्यूट्रिशन था वो उन्होंने ले लिया, तो कुछ टाइम के लिए उन्हें ना जमीन छोड़नी पड़ती है खाली, ताकि वो अपने न्यूट्रिशन को दोबारा गेन कर सके। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, क्रॉप रोटेशन कर सकती हूँ, कि अगर इस साल इसको ये वाला न्यूट्रिशन चाहिए तो ये वाला प्लांट, ये वाली क्रॉप उगाई, अगले साल मैं ऐसी क्रॉप उगाऊं जिसको वो न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो ठीक है। ये तुम्हें टाइप समझ आए क्रॉप के। अगर मान लो वरुण ने दो तीन प्लांट घर में उगा लिए, क्या मैं उसे क्रॉप कहूंगी? क्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक साथ एक ही तरह के बहुत सारे पौधे उगाना, है ना।
तो यहाँ पे तुम्हें क्रॉप के टाइप समझ आए, ठीक है। अब आते हैं कि हमें इस क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कैसे करें, है ना। तो मैं तुम्हें दो चीज बताई, पहले मैं तुम्हें बताई कि मैं क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसका मतलब दो तरह की फसल के बीजों का आपस में क्रॉसिंग कराना। दूसरा था जीन्स मॉडिफिकेशन, है ना। वो अभी समझाते हो क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं एक फार्मर हूँ, है ना, और मेरे फ्रेंड भी एक फार्मर है, ठीक है। अब जो मेरी फ्रेंड जो फार्मर है उसके पास जो मैंगो उगते हैं ना, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। मतलब मान लो इसका जो आम है उसकी क्या है, वो बहुत साइज में बड़ा होता है और उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। और मैं जो आम उगाती हूँ वो साइज में छोटे होते हैं बट टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, और जल्दी खराब भी नहीं होते, है ना। पर मेरे आम की मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ साइज की वजह से, ठीक है। सो मैं क्या करूं, मैं दोनों ही आम के आपस में क्या करा दूं, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दूं, ठीक है, दोनों ही तरह के। तो जो जो मान लो यहाँ पे ये आम का पेड़ है ना, इसकी एक टहनी है ना, मान लो ये आम का पेड़ है, अब इसकी एक टहनी को बीच में से काट के, है ना, यहाँ पे मैं जो उसके प्लांट उसके पेड़ जो बड़े आम जहाँ पे उगते हैं उसकी टहनी को ऐसे लगा दूं और अच्छे से, मतलब एक टेक्निक होती है, जैसे जैसे गुलाब का पेड़ कैसे उगता है, गुलाब की डंडी से चिपकाना पड़ता है उसको, वैसे ऐसे कुछ प्लांट होते हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग सब पढ़ोगे 10th में, है ना। यहाँ मान लो मैंने काट के वाले पेड़ की डाल लगा दी इसमें, और थोड़े दिन मैंने इसको अच्छे से न्यूट्रिशन दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये प्रॉपर इससे जुड़ के डाल बन गए, तो उससे जो यहाँ पे जो नए आम आएंगे ना वो साइज में बड़े भी होंगे और मीठे भी होंगे और उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो इसे बोलते हैं क्या करना, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो तरह के बीज को क्रॉसिंग कराना आपस में, ठीक है। इधर देख, अगर मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मैं टमाटर बेच रही हूँ, ठीक है, और टमाटर मेरे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मेरे टमाटर जो होते हैं बहुत, मतलब टेस्ट में साइज में सब में अच्छे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। वही दो तरह के टमाटर होते हैं, एक लंबे से होते हैं सलाद वाले, एक होते हैं गोल सब्जी में डालते हैं, है ना। अगर मैं मान लो जो बड़े टमाटर जल्दी खराब नहीं होते, छोटे टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, अगर उनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवा दूं तो उससे क्या होगा, ऐसे टमाटर उगेंगे जो जो जल्दी खराब भी नहीं होंगे और जो मतलब टेस्ट में भी अच्छे होंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग कब कराते हैं, जब हमें हमारे डिजायर का कोई हमें चाहिए होता है क्रॉप, ठीक है। मुझे मेरे को डिजायर क्रॉप चाहिए, मैं क्या करूंगी, आपस में अलग अलग वैरायटी के क्रॉस ब्रीडिंग करवा दूंगी, ठीक है। अभी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं उससे क्या क्या फायदा होता है, कराने के फायदा क्या होता है, हाई यील्डिंग होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, हाई यील्ड होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है ना। बायो ये बताती हूँ सारी चीजें। हाँ, अभी समझाती हूँ सारी चीजों जो। रुक जाओ,
देखो अब एक एक समझो है क्या। पहला है हाई यील्डिंग, इसका मतलब क्या है, जब चिराग और वरुण, जब मैं बीजों की आपस में क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, जब बीजों आपस में क्रॉसिंग कराई तो मैंने उससे उससे क्या होगा, जो जो सीड्स होंगे वो उनकी यील्डिंग ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जब मैं ऐसे बीजों की क्रॉसिंग कराती हूँ तो मैं क्यों कराती हूँ, ताकि यील्डिंग अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो। दूसरी क्यों कराती हूँ, ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव है। टमाटर वाला एग्जांपल बताया मैंने कि देखिए जैसे कुछ टमाटर है, जैसे कुछ टमाटर है वो 2-3 दिनों में क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसे टमाटर है जो 12-15 दिन में भी खराब जल्दी नहीं होते। अब मैं उनकी आपस में क्रॉसिंग करा दी, क्रॉसिंग कराने तो मुझे जो नया टमाटर मिलेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा दिनों बाद खराब होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा खराब होने में। तो उसके क्या होगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। दूसरा है बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, देखो कोई भी क्रॉप है उसपे बायोटिक रेसिस्टेंस कैसे, ये होते हैं लिविंग, ये होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक रेसिस्टेंस जैसे कीड़े मकोड़े लगना, है ना, जैसे कुछ एक मान ली फसल है ना, उसमें बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, है ना, उसे मिर्ची खाने में कीड़े लगते हैं। मान लो कुछ ऐसी फसल है जिसमें बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं, है ना, तो मैं और अब मैं क्या करूं, उसी की कोई ऐसी फसल ले लूं। गोभी में कीड़े लगते हैं, हाँ हाँ लगते हैं, मना कब कर दूं। देखो जो मैं क्रॉस ब्रीडिंग कराती हूँ ना, वो 3 तरीके से हो सकती है, वो 3 तरीके से हो सकती है। या तो मैं सेम वेराइटी के, मान लो अगर टमाटर है, ये छोटे टमाटर है, बड़े टमाटर है, इनके आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवा दूं, है ना, ये हो गए सेम वेराइटी के। या मैं एक जो सेम उसके होते हैं, जैसे स्पीसीज, हाँ सेम स्पीसीज की सब्जी है उससे, जैसे मान लो टमाटर और आलू, ये क्या है, टमाटर और आलू। एग्जाम्पल ही समझा रही हूँ मैं कि क्रॉस ब्रीडिंग किन किन के बीच में होती है। क्रॉस ब्रीडिंग एक ही तरह के वैरायटी में हो सकती है, जैसे आम, छोटे आम, बड़े आम, इनमें भी क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है। या फिर जैसे आम की जगह सेब ले लूं, है ना, दोनों ही फल है तो दोनों के जीन्स कैसे होंगे, फल वाले होंगे, है ना, तो एक ही स्पीसीज के फसल के साथ मैं क्रॉस ब्रीडिंग करवा दूं, ठीक है। देखो अब बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है, देखो बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है। बायोटिक रेसिस्टेंस, मान लो उसमें फसल में कीड़े लग रहे हैं, वो होते हैं। एबायोटिक रेसिस्टेंस जो भी, जैसे हवा है, आंधी है, धूल है ना, ये सब, जैसे गर्मी है, ठंड है, ये तो जब मैं क्रॉस ब्रीडिंग करवाती हूँ ना, तो उनकी बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मान लो कुछ फसल 12 साल में इम्प्रूव, मतलब तैयार, मतलब 12 महीनों में तैयार हो रही है। अब तुम आज के जमाने में देखोगे ना, तो तुम्हें आम किसी भी सीजन में मिल जाते हैं, है ना, ठंड में भी आम मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम उसकी क्रॉसिंग करा के जो उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसको भी कम कर सकते हैं, ठीक है। वाइडर एडेप्टिबिलिटी मतलब ठंड और गर्मी से जो उसकी सहन क्षमता है वो करना। अगर कोई फसल मान लो 27 सेल्सियस पे, है ना, जैसे 36 मान लो, इतने सेल्सियस पे उग जाती है, तो अब उसकी हमने यील्डिंग करा दी, तो किसी भी टेम्परेचर पे उगाना उसको इजीली होगा। तो क्रॉस और डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल क्या होता है, 2 तरह की फसल होती है ना, एक होती है अनाज जो हम खाते हैं, दूसरी होती है फीडर जो हम किसी देते हैं, जानवरों को देते हैं। हम जो फसल खाते हैं हम चाहते हैं कि उसमें अनाज ज्यादा उगे, और जो हम दे रहे जानवर को हम चाहते हैं कि उसमें सिर्फ वो फूल जो पत्तियां वगैरह है वो ज्यादा हो, अनाज कम मात्रा में हो, है ना, मतलब फाइबर ज्यादा हो। और हमारे लिए फसल चाहते हैं कि अनाज ज्यादा हो, तो हम अगर आप चाहते हैं अनाज ज्यादा हो, क्या होगा, तो ऐसे डिजायरेबल इकोनॉमिकल मतलब जैसी हमें फसल चाहिए वैसी फसल उग सकती है, हाइब्रिडाइजेशन करा के या जीन्स मॉडिफिकेशन करा के। तुम्हें ये समझ भले ही ना आया हो, पर आगे वाला ना, इसमें कुछ क्लियर डाउट है, कुछ पूछना है।
बायोटिक एंड एबायोटिक होता है। बायोटिक में क्या पढ़ते हैं कि जो भी कीड़े मकोड़े है ना उनसे बचाव, और एबायोटिक में जैसे जो ठंडी गर्मी मौसम ऐसे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे बचना। अब देखो, अगर हमें ये तुम्हारा मेन है, इससे क्वेश्चन आता है कि हमें एक क्रॉप का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, प्लांट्स को चाहिए 16 पोषक तत्व, ठीक है। प्लांट्स को 16 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। इसमें हमारा हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, पोटेशियम आता है ना। इसमें हमारा आयरन भी आएगा, जिंक भी आएगा। ये ऐसे न्यूट्रिशन है जो प्लांट को चाहिए। फॉस्फोरस भी आता है ना, कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है। ऐसे टोटल कितने पोषक तत्व होते हैं? 16 पोषक तत्व एक प्लांट को चाहिए। अगर इन पोषक तत्व की कमी होगी तो प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, या उनके जो अगर मान लो छोटे बीज उगेंगे या फल अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। इन 16 पोषक तत्वों में से जो प्लांट को पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर वो बिल्कुल भी कम हुए ना तब भी प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे, है ना। मतलब जैसे अगर तुम्हारे खाने में ना ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होना ही चाहिए, उसके बिना अगर तुम्हारे खाने में आयरन कम होगा तब भी तुम जी लोगे थोड़ा बहुत, है ना। कैल्शियम कम होगा तब भी जी लोगे, पर ग्लूकोज प्रोटीन कम होगा, ऐसे मेन जो रिसोर्सेज मेन न्यूट्रिशन कम होंगे ना तुम्हारे लिए, तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। तो प्लांट्स के भी कुछ ऐसे मेन न्यूट्रिशन होते हैं तो प्लांट को चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन। एक होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा होता है मैक्रो। हाँ, माइक्रो मतलब छोटे, कम मात्रा में जो उन्हें चाहिए, और मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। हमारी बुक में तो ऐसे बना हुआ है। और ये न्यूट्रिशन प्लांट को मिलते कहाँ से? देखो, CO2 प्लांट को, ऑक्सीजन प्लांट को कहाँ से मिलती है? प्लांट को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से, है ना। और H2 कहाँ से मिलता है? क्या करते रहते हो तुम लोग? मैक्रो न्यूट्रिशन कौन? ये लिख लो मैक्रो न्यूट्रिशन। इसमें आता तुम्हारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये ऐसे न्यूट्रिशन है जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिशन में हमारा आता है आयरन, मैग्नीज, ब्रोन, जिंक, Br होता है ब्रोन, है ना। और बस यही है। 16 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोलिब और कॉपर। ये देखो, ये कैसे न्यूट्रिशन है जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन ये भी लिख देना, H2O भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हाँ, ये होता है मैग्नीज, Mn होता है मैग्नीज। ये ऐसे पोषक तत्व जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये कम मात्रा में चाहिए, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको एयर से मिल जाए, पानी से मिल जाएगा, है ना। और कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिल जाएगी उसे? ये मिल जाएगी एयर से। बाकी जितने भी न्यूट्रिशन बचते ये कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से, जमीन से, ठीक है। क्लोरिक, एक मैन्योर और फर्टिलाइजर करा दीजिए। करो रफ। यहाँ पे कुछ लिखा था मैग्नीज के बारे में। अब देखो,
ये ना क्वेश्चन आता है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन वाला। हाँ हाँ, जिंक। देखो ये है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पीएच होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आयरन, मैग्नीज, ब्रोन, जिंक, क्लोरीन, कॉपर बुक में है। अब देखो मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। देखो मैन्योर को बोलते हैं खाद, तुम्हें पता है क्या होती है, ये होती है उर्वरक। हाँ। खाद जो होती है, अब प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, मान लो प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत कम मिल रहा है ना, या कोई भी फॉस्फोरस कम मिल रहा है, तो उसको हम क्या देते हैं, खाद या फर्टिलाइजर देते हैं। खाद जो होती है, अब मैन्योर मतलब खाद। हाँ, देखो मैन्योर क्या होती है, मैन्योर जो किसान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख ले। मैन्योर जो किसान अपने खेत में खुद तैयार करते हैं, ठीक है, मैंने एक गड्ढा किया, है ना, गड्ढे के अंदर जो भी सड़ी गली चीजें है, फल फ्रूट है ना, उनका छिलका है वो डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, थोड़ा सा गाय का गोबर डाल दिया, वो सब, और थोड़ी सी रेत डाल दी, है ना, कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज रहेगी, है ना, वो हो गया मैन्योर। मैन्योर के टाइप के भी होते हैं, एक हमारा होता है ग्रीन, एक होता है कंपोस्ट मैन्योर। पानी लगे। बाय ना क्लास में देखो कंपोस्ट मैन्योर कौन सा होता है, जो ऐसे गड्ढा किया, फल फ्रूट डाल दिए, गोबर डाल दिया, उसको बन गया हमारा कैसा, कंपोस्ट मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, जिसमें हम थोड़े से ऐसे प्लांट डालते, थोड़े प्लांट ऐड करते कंपोस्ट में, है ना, जैसे मान लो एक कुछ ऐसी खरपतवार उग रही है जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, अगर मैं उसे डाल दूं कंपोस्ट में, तो मेरी जो कंपोस्ट बनेगी उसमें नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख ले वरुण, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कंपोस्ट खाद जो हम घर में भी तैयार करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ग्रीन कंपोस्ट क्या होता है, अगर इसमें हम थोड़े से प्लांट ऐड कर दें, है ना, ऐसे प्लांट जो जैसे मान लो कुछ खरपतवार उगी है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है, अब मैं उसको अगर अपनी कंपोस्ट खाद में ऐड कर दूं तो मेरे हुए ग्रीन मैन्योर। अब ये देखो वर्मी मैम्बो कंपोस्ट खाना होता है जिसमें केचू ऐड कर देते हैं, सर से पूछिए। देखो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अगर मैं उसमें केचू, थोड़े से केचू डाल दूं, उससे क्या होता है, केचू ना डिकम्पोज होते हैं, वो डिकम्पोजिशन इजीली कर। वरुण दोनों में डिफरेंस समझ में आया, बताया तुम्हारा डिफरेंस क्या है तीनों में।
क्या डिफरेंस है? कंपोज मैन्योर, गड्ढा करा, सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, वो कंपोज मैन्योर। ग्रीन मैन्योर जिसमें मैंने सिर्फ प्लांट ऐड कर दिए जिनमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, और वर्मी कंपोज जिसमें मैंने केचुए भी डाल दिए। ग्रीन मैन्योर मैंने प्लांट ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एग्जाम्पल देखते ग्रीन कंपोज के। सन है और एक ग्वार, एक हमारा होता है सन है और दूसरा ग्वार। ये ऐसे प्लांट है, ये प्लांट है जिनको कंपोज में हम यूज करते हैं। देख, एक हमारा सन है, ये खरपतवार एक तरह की, जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं हमारे क्रॉप के साथ, उसको कहते हैं। उसमें हमारा एक हमारा सन है, चिराग, एक सन है ना, वीड्स यानी खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं। हमारी फसल के साथ जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं उसे हम कहते हैं खरपतवार यानी वीड। उसमें कुछ एग्जांपल है, सन हैम्प हो गया, दूसरा मानोगे ग्वार, है ना। ये ऐसे वीड है जो ग्रीन मैन्योर में एज ए यूज कर सकते हैं, ताकि जो ग्रीन मैन्योर में हमें मिले, खाद मिले, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, वो तो हमारे फर्टिलाइजर। तो लिख ही नहीं ना, मैं क्या करूं? अब आते हैं कि फसल को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, उन्हें कैसे स्टोर किया जाए। तो फसल स्टोर करने के 4 तरीके। तूने पिटने वाला है, बता रही हूँ। तूने पिटने वाला मेरे से। ओए, तूने पन्ने फाड़ रखी बुक में से, पन्ने गायब है इसमें। देखो, अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर का, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। कैसे जो पहला टॉपिक है ड्राइंग, मतलब सुखाना। दूसरा है अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग। बता तुम्हें क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? बिना कोई केमिकल यूज करे, फर्टिलाइजर से यूज होती है। अब ये होते क्या है, देखो, जब भी हम अनाज को स्टोर करते हैं ना, पहले उसको अच्छे से सुखा के स्टोर करते हैं, पूरा मतलब हल्की सी भी नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब स्टोर करते हैं। दूसरा है, उससे बोलते हैं ड्राइंग, मतलब पूरा सुखा के अच्छी तरह से स्टोर करना। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जहाँ भी उसे रखा जाता है वहां पे बिल्कुल साफ सफाई, किसी तरह कीटनाशक ना हो, है ना। फर्मिगेशन का मतलब क्या होता है? फर्मिगेशन का मतलब है पटकन, है ना।
फमिगेशन का मतलब क्या है? पटकन, यानी जहाँ पे उसे रखा जा रहा है वहां पे किसी भी तरह की, जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार में सीलिंग आ रही है तो उसको वहां पे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करना, मतलब पैकेजिंग बैग का यूज कर सकते हैं, बोरिंग का यूज करते हैं ऐसे।